वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा की यूनिट 3 इकाई 3 से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 भारतीय वन अधिनियम 1927 का अधिनियम संख्याक 16। ठीक है। वनों वन उपज के अभिवहन और इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज पर उद्ग्रहणीय शुल्क से संबद्ध विधि के समेकन के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। इसमें कुल अध्याय कितने हैं? 13। और इसकी जो टोटल धाराएं हैं वो है 86। नोट करने वाली बात यह है कि जो 86वीं धारा है उसे निरसित कर दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया है। बट हम पढ़ेंगे कहाँ तक? 85A तक। और लेकिन जब ये बना था तब इसमें 86 धाराएं थी, तो हम पढ़ेंगे ऐसे ही कि कुल धाराएं हैं 86 और अध्याय 13। आज हम इसमें 2 अध्याय पढ़ेंगे, अध्याय 1 और अध्याय 2। फिर हम इसको कुछ किस्तों में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये लागू कब हुआ था? तो 21 सितंबर 1927 को। अध्याय 1 प्रारंभिक। धारा 1 में इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम और इस अधिनियम का विस्तार के बारे में बताया गया है। तो अधिनियम अपना कौन सा है? भारतीय वन अधिनियम 1927। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय वन अधिनियम 1927 है। इसका विस्तार उन राज्य क्षेत्रों को छोड़कर जो 1 नवंबर 1956 से ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे, संपूर्ण भारत पर है। यह उन राज्य क्षेत्रों में लागू है जो 1 नवंबर 1956 से ठीक पूर्व बिहार, मुंबई, कुर्ग, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में समाविष्ट थे। किंतु किसी भी राज्य की सरकार राजपत्र में, मतलब इनमें तो थे ही, लेकिन अगर किसी और को अपने में इसको लागू करवाना हो तो क्या? तो किसी भी राज्य सरकार की राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना नोटिफिकेशन के द्वारा इस अधिनियम को उस पूर्ण राज्य में या उसके किसी भी निर्दिष्ट भाग में जिस पर इस अधिनियम का विस्तार तो है और जहाँ पर यह प्रवर्तन में नहीं है वहाँ प्रवर्तन में ला सकेगी, अर्थात लागू कर सकती है। सेकेंड धारा ये है निर्वचन खंड। इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात, विषय या संदर्भ से विरुद्ध ना हो, तो इसका सेक्शन 2 है जो उसकी उपधारा 1 बोलता है पशु के अंतर्गत। अब पशु कौन कौन से हो सकते हैं? तो हाथी, ऊंट, भैंसे, घोड़े, घोड़ियां, खस्सी, पशु, टट्टू, बछेड़े, बछेड़ियां, खच्चर, गधे, सुअर, मेढ़े, मेढ़ियां, भेड़े, मेमने, बकरियां और बकरियों के भी मेमने। ठीक है। ये सब हमारे किस कैटेगरी में आएंगे? पशु के अंतर्गत। किसमें बताया गया? ये धारा 2 की उपधारा 1 में। उपधारा 2 में क्या बोला गया है? ये बोला है वन अधिकारी, है ना। तो वन अधिकारी से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, मतलब वन अधिकारी मतलब ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी इस अधिनियम के सब या किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए, इसके सारे कार्य या कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए, अथवा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन वन अधिकारी के द्वारा की जाने के लिए अपेक्षित कोई बात करने के लिए नियुक्त करें। मतलब कि जो भी इसके नियम को पूरा करवाने के लिए किसी अधिकारी की जरूरत होगी तो वो अधिकारी का ही कहलाएगा वन अधिकारी। फिर उपधारा 3 में वन अपराध के बारे में बताया गया है। उपधारा 1 में थे पशु, 2 में वन अधिकारी, 3 में वन अपराध से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभिप्रेत है। ठीक है। फिर आता है उपधारा 4 वन उपज के अंतर्गत। अब इस उपधारा 4 का खंड का, इसमें वन उपज आएगा। कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो निम्नलिखित वस्तुएं आती हैं वन उपज के अंतर्गत, अर्थात इमारती लकड़ी, लकड़ी का कोयला, कुचुक, खैर, लकड़ी का तेल, राल, प्राकृतिक वार्निश, छाल, लाख, महुआ के फूल, महुआ के बीज, कुत और हरण। भले ही वन में पाई या वन से लाई गई हो ये वस्तु, या फिर वन में पाई गई हो या वन से लाई गई हो या फिर नहीं, ये वस्तुएं उसमें कंसीडर होंगी। फिर खंड खा क्या बोलता है? निम्नलिखित वस्तुएं उस सूरत में आती हैं जिनमें कि वे वन में पाई जाती हैं या वन से लाई जाती हैं, अर्थात अब इसके अंदर क्या आएगा? तो इसका एक वृक्ष और पत्ते, फूल और फल, और वृक्षों के इसमें इसके पूर्व अवर्णित सभी अन्य भाग और उपज। सेकंड, घास, बेलें,
नरकुल और काई सहित वे पौधे जो वृक्ष नहीं है और ऐसे पौधों के सभी भाग और उपज। थर्ड है वन्य पशु और खालें, हाथी दांत, सींग, हड्डियां, रेशम, रेशम के कोए, शहद और मोम तथा पशुओं के सभी अन्य भाग या उत्पाद। ठीक है। फिर फोर्थ वन इज पीट, सतही मिट्टी, चट्टान, चूना पत्थर, लैटेराइट खनिज, तेल और खानों और खदानों की सभी पैदावार सहित अन्य खनिज। मतलब ये सब आप जंगल से उठा करके नहीं ला सकते हो, सीधी सी बात है, दंडनीय अपराध होगा। फिर उपधारा 4 का क बोलता है स्वामी। तो स्वामी कौन है? तो स्वामी के अंतर्गत ऐसी संपत्ति के बारे में प्रतिपाल्य अधिकरण आता है जो ऐसे अधिकरण के अधीक्षण या भार साधन में है। कुल मिलाकर संपत्ति का मालिक। ठीक है। फिर उपधारा 5 बोलता है नदी। तो नदी के अंतर्गत कोई सरिता, नहर, सकरी खाड़ी या अन्य प्राकृतिक या कृत्रिम जल सरणी है जिसमें जल भरा हो। ठीक है, नहर भी बोला ना वैसे ही। तो उपधारा 6 इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी क्या होती है? तो इसके अंतर्गत वृक्ष आते हैं जबकि वे गिराए गए हों या जबकि वे गिर गए हों या गिराए गए हों, ऐसे वृक्ष और सभी प्रकार की लकड़ी चाहे वह किसी प्रयोजन के लिए काटी, गढ़ी या खोखली की गई हो या फिर नहीं। फिर आता है उपधारा 7। इसमें बोला गया वृक्ष की परिभाषा। तो वृक्ष के अंतर्गत ताड़, बांस, ठूंठ, झाड़, झांकड़ और बैंत आते हैं। फिर आता है हमारा अध्याय 2। ये बहुत ही बड़ा अध्याय है, तो इसको आराम से आपको बस सुन लो, आपको समझ में आता जाएगा कि ये क्या कह रहा है। आरक्षित वनों के संबंध में है अध्याय 2। धारा 3 से शुरू होती है, 27 तक जाएगी। धारा 3 से 27 तक अध्याय 2 में है। धारा 1 और 2 अध्याय 1 में था। धारा 3 वनों को आरक्षित करने की शक्ति धारा 3 में दी गई है। वनों को आरक्षित करने की शक्ति धारा 3 में दी गई है। कई बार आपको सीधे ऑब्जेक्टिव आएंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछ लेगा कि वनों को आरक्षित करने की शक्ति इनमें से किस में दी गई है। ऑप्शन में रहेगा अध्याय 2 का धारा 3, अध्याय 2 का धारा 4, 5, 6 ऐसा करके। तो आपको पता होना चाहिए अध्याय 2 की धारा 3 में वनों को आरक्षित करने की शक्ति प्रदान की गई है। किसके द्वारा? तो राज्य सरकार ऐसी किसी वन भूमि या बंजर भूमि को जो सरकार की संपत्ति है या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या जिनकी पूरी वन उपज या उस उपज के किसी भाग की सरकार हकदार है, इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से आरक्षित वन बना सकेगी। धारा 4 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना। इसमें नोटिफिकेशन की बात की गई है। इसकी उपधारा 1 बोलती है जब कभी किसी भूमि को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया हो तो राज्य सरकार, इसमें खंड का है, यह घोषणा करने वाली कि यह विनिश्चित किया गया है कि ऐसी भूमि को आरक्षित वन बनाया जाए। ये खंड का में है। खंड खा क्या है कि ऐसी भूमि की स्थिति और सीमा की बात की गई है। ऐसी भूमि की स्थिति और सीमाओं को यथासंभव विनिर्दिष्ट करने वाली। तथा खंड गा बोलता है ऐसी सीमाओं के अंदर समाविष्ट किसी भूमि पर या किसी वन उपज में या उस वन उपज पर उन किन्हीं अधिकारों की जिनकी बाबत यह अधिकथित है कि वे किसी व्यक्ति के पक्ष में विद्यमान है, विद्यमानता, स्वरूप और विस्तार की जांच और अवधारणा करने के लिए और उसके संबंध में ऐसी कार्यवाही करने के लिए जैसी इस अध्याय में उपबंधित है। ठीक है। फिर एक अधिकारी जिसे इसमें इसके पश्चात वन व्यवस्थापन अधिकारी कहा गया है, नियुक्त करने वाली अधिसूचना राजपत्र में निकालेगी। स्पष्टीकरण भी दिया है इसमें कि खंड खा के प्रयोजनों के लिए यह पर्याप्त होगा कि वन की सीमाएं पथों, नदियों, टीलों या अन्य सुविदित या सहज समझी जाने वाली सीमाओं द्वारा वर्णित कर दी जाए। उपधारा 2 क्या बोलता है? उपधारा 1 के खंड गा जो अपन ने देखा था उसी के अधीन नियुक्त अधिकारी जो अपना क्या था, FSO फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। ठीक है। तो उपधारा 1 के खंड गा के अधीन नियुक्त अधिकारी मामूली तौर पर ऐसा व्यक्ति होगा जिसने वन व्यवस्थापन अधिकारी के पद के सिवाय कोई वन पद धारण ना कर रखा हो, मतलब एक टाइम पे एक ही पद पे हो, और वो भी कौन सा, अपना वन व्यवस्थापन अधिकारी का पद, और कोई पद उसने धारण ना किया हो। ये उपधारा 2 बोलती है। उपधारा 3 क्या बोलती है कि इस धारा की कोई बात राज्य सरकार को इस अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए तीन से अनधिक किसी संख्या में अधिकारियों को, जिसमें से एक अनाधिक व्यक्ति होगा जो पूर्वोक्त रूप में
के सिवाय कोई वन पर धारण करता है नियुक्त करने से निवारित नहीं करेगी। फिर आती है धारा 5। धारा 5 बोलता है वन अधिकारों के क्रोधभूत होने का वर्जन। धारा 4 के अधीन अधिसूचना निकाले जाने के पश्चात ऐसी अधिसूचना में समाविष्ट भूमि में या उस भूमि पर कोई अधिकार उत्तराधिकार के जरिए या सरकार द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा या उनकी ओर से जिसमें ऐसा अधिकार निहित था जबकि अधिसूचना निकाली गई थी, लिखित रूप में दिए गए अनुदान या की गई संविदा के अधीन अर्जित होने के सिवाय अर्जित ना होगा और खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में नई कटाई सफाई ऐसे नियमों के अनुसार किए जाने के सिवाय ना की जाएगी जिसे या फिर जैसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए। ठीक है। फिर धारा 6 है, ये बोलता है वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा उद्घोषणा। जबकि धारा 4 के अधीन अधिसूचना निकाली जा चुकी है तब वन व्यवस्थापन अधिकारी क्या क्या बोल सकते तो क्या उद्घोषणा है का प्रस्थापित वन की स्थिति और सीमाओं को यथासंभव विनिर्दिष्ट करने वाली। ठीक है। उद्घोषणा ख उन परिणामों की जो ऐसे वन के आरक्षण पर इसके पश्चात या उपबंधित रूप से सुनिश्चित होंगे व्याख्या करने वाली। और ग ऐसी उद्घोषणा की तारीख से 3 मास से अन्यून 3 मास से कम न हो कालावधि नियत समय नियत करने वाली। और धारा 4 या 5 में वर्णित किसी अधिकार का दावा करने वाले हर व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली कि वह वन व्यवस्थापन अधिकारी अपना FSO फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर के समक्ष ऐसे अधिकार के स्वरूप को और उसके संबंध में दावाकृत प्रति करके अगर कोई हो तो परिमाण और विशिष्टताओं को विनिर्दिष्ट करने वाली लिखित सूचना ऐसी कालावधि ऐसे समय के अंदर उपस्थित करे या उपस्थित होकर कथन करे। फिर है इसमें उद्घोषणा उस भूमि के जो उस उद्घोषणा में समाविष्ट है पड़ोस के हर नगर और ग्राम में स्थानीय जनभाषा में, जैसे अपन बोलते हैं डिंडोरा पिटवादी और मुनादी पिटवादी, वैसा प्रकाशित करेगा हर भाषा में, स्थानीय हर नगर और ग्राम में स्थानीय जनभाषा में। फिर आता है धारा 7 FSO द्वारा जांच की जाएगी सिंपल भाषा में बोले तो, और वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा जांच। ठीक है। तो वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा धारा 6 के अधीन दिए गए सब कथनों को लिखेगा। वो क्या करेगा, जो भी उनके कथन है उनको लिखेगा और उस धारा के अधीन सम्यक रूप से किए गए सब दावों की और उन अधिकारों के अस्तित्व की जो धारा 4 या धारा 5 में वर्णित है और जिनके लिए दावा धारा 6 के अधीन नहीं किया गया है, जांच किसी सुविधाजनक स्थान पर वहां तक करेगा जहां तक कि वे सरकार के अभिलेखों और ऐसे किन्हीं व्यक्तियों के जिनकी बाबत यह संभावना है कि वे उनसे परिचित होंगे साक्ष्य से अभिनिश्चय है। ठीक है। मतलब कि सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप ना करते हुए वो अपनी जांच करेगा बराबर से। और फिर आएगा धारा 8। तो वन व्यवस्थापन अधिकारी की शक्तियां हैं। ऐसी जांच के प्रयोजन के लिए वन व्यवस्थापन अधिकारी अपना FSO निम्नलिखित शक्तियां प्रस्तुत कर सकेगा, जैसे कि किसी भूमि पर स्वयं या इस प्रयोजन के लिए अपने द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, उसे अभ्यंकित करने और उसका नक्शा बनाने की शक्ति। वादों के विचारण में सिविल न्यायालय की शक्तियां। ठीक है। फिर आएगा धारा 9 अधिकारों का निर्वापन। वे अधिकार जिनका दावा धारा 6 के अधीन नहीं किया गया है और जिनके अस्तित्व की कोई जानकारी धारा 7 के अधीन की गई जांच के द्वारा नहीं मिली है, जब तक कि उन अधिकारों का दावा करने वाले व्यक्ति वन व्यवस्थापन अधिकारी का यह समाधान की धारा 6 के अधीन नियत कालावधि के अंदर ऐसा दावा न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था, धारा 20 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशित होने से पूर्व नहीं कर देता, निर्वापित हो जाएंगे। फिर आती है धारा 10 स्थानांतरी खेती, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है ना वो। तो स्थानांतरी खेती की पद्धति संबंधी दावों से बरतना। तो इसकी उपधारा 1 बोलता है FSO मतलब कि वन व्यवस्थापन अधिकारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्थानांतरी खेती की पद्धति से संबंधित दावे की अवस्था में दावे की और किसी स्थानीय नियम या आदेश की जिसके अधीन वह पद्धति अनुज्ञात या विनियमित होती है विशिष्टताओं को देने वाला कथन अभिलिखित करेगा। और वह कथन अपनी इस राय के साथ कि क्या पद्धति पूर्णता या भागता है ना अनुज्ञात या
अनुज्ञात या प्रतिषिद्ध होनी चाहिए। ये किसको बताएगा? ऐसा एफएसओ तो बताएगा, राज्य सरकार को भेजेगा एक रिपोर्ट टाइप, है ना। फिर आएगा उपधारा 2, तो राज्य सरकार उस कथन और राय के प्राप्त होने पर उस पद्धति को पूर्णता या भागता अनुज्ञात या निषिद्ध करने वाला आदेश दे सकेगी। कौन? राज्य सरकार। उपधारा 3, यदि ऐसी पद्धति पूर्णता या भागता अनुज्ञात की जाती है तो वन व्यवस्थापन अधिकारी अब ये क्या करेंगे? तो खंड का, उपधारा 3 का खंड का बोलता है, बंदोबस्त वाली भूमि की सीमाओं को इस प्रकार बदलकर कि पर्याप्त विस्तार वाली, यथोचित प्रकार की और युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक स्थान की भूमि दावेदारों के प्रयोजन के लिए अपवर्जित हो जाए। या फिर खंड खा, बंदोबस्त वाली भूमि के कतिपय प्रभावों को पृथकतः अभिंकित कराकर और उसमें ऐसी शर्तों के अधीन जो कि विहित करे स्थानांतरित खेती की पद्धति के लिए अनुज्ञा दावेदारों को देकर उसके प्रयोग का प्रबंध कर सकेगा। अब आती है उपधारा 4, जो कि उपधारा 3 के अधीन किए गए सब इंतजाम राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अधीन आएंगे, ऐसा बताता है। फिर है उपधारा 5, सभी मामलों में स्थानांतरित खेती की पद्धति के बारे में यह समझा जाएगा कि यह ऐसा विशेष अधिकार है जिसे राज्य सरकार नियंत्रित, निर्बंधित और उत्साहित कर सकती है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्थानांतरित खेती की पद्धति के बारे में कौन है जो निर्बंधित, उत्साहित और नियंत्रित करता है? तो हम बोलेंगे राज्य सरकार। ठीक है। फिर धारा 11, ऐसी भूमि को अर्जित करने की शक्ति जिस पर अधिकार का दावा किया गया है। तो उपधारा 1 बोलता है, वन व्यवस्थापन अधिकारी किसी भूमि में या भूमि पर ऐसे किसी अधिकार विषयक किए गए दावे की दशा में जो मार्ग अधिकार या चारागाह अधिकार या वन उपज या जल मार्ग के अधिकार से भिन्न है, उसे पूर्णता या भागता मंजूर या खारिज करने वाला आदेश देगा। उपधारा 2, यदि ऐसा दावा पूर्णता या भागता मंजूर किया जाता है तो वह व्यवस्थापन अधिकारी या तो खंड का ऐसी भूमि को प्रस्थापित वन की सीमाओं से अपवर्जित करेगा, या खंड 2, ऐसे अधिकारों के अभ्युपन के लिए उसके स्वामी से करार करेगा। या खंड 3, भूमि अर्जन अधिनियम 1894 का 1 के द्वारा उपबंधित रीति से ऐसी भूमि को अर्जित करने के लिए कार्यवाही करेगा। फिर आती है उपधारा 3, ऐसी भूमि को इस प्रकार अर्जित करने के प्रयोजन के लिए खंड का क्या बोलता है? तो वन व्यवस्थापन अधिकारी की बाबत यह समझा जाएगा कि यह भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन कार्यवाही करने वाला कलेक्टर है। और खंड का खाव ये बोलता है